जय हिंद। तो आज लेकर आए हैं संपूर्ण जीव विज्ञान बायोलॉजी का जितना भी क्वेश्चन इस बुक से है वो टोटल एक ही वीडियो में आपको कवर करा देंगे। तो लगभग 1200 से लेकर 1500 के बीच में क्वेश्चन दिया हुआ है। तो वीडियो में बने रहिएगा क्योंकि वीडियो लॉन्ग होगा और लोगों में ज़रूर शेयर कीजिएगा। आप अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को पहली बार हैं चैनल पर तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला चैप्टर है कि मानव शरीर क्रिया। मानव शरीर क्रिया के बारे में सबसे पहले देखते हैं। तो चलिए पहला क्वेश्चन है कि मनुष्य के जीवन काल में कितने दांत 2 बार विकसित होते हैं। तो जब पूछेगा कि मनुष्य के जीवन काल में कितने दांत 2 बार विकसित होते हैं तो वह होता है 20। पहला होता है दूध का दांत, उसके बाद ये टूट जाता है, फिर ये विकसित होता है। अगर पूछेगा जीवन काल में कितने दांत होता है तो वह होता है 52। कितना दांत हो जाता है? 52। लेकिन पूछेगा कि अभी वर्तमान में यानी वयस्क मनुष्य में कितना होता है तो 32 होता है। अगर पूछेगा कि जीवन काल में कितने दांत आते हैं तो 52 हो जाएगा, लेकिन वयस्क मनुष्य में पूछेगा तो वह हो जाएगा 32 दांत। चलिए आगे देखिए। मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न होता है। तो मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग जो होता है छोटी आंत में संपन्न होता है। छोटी आंत सबसे लंबी आहार श्रृंखला है, सबसे लंबी आहार श्रृंखला होती है। आगे देखिए कि मनुष्य में पाचन क्रिया प्रारंभ कहाँ से होता है। तो मनुष्य में पाचन क्रिया प्रारंभ जो होता है मुख से होता है। आगे देखिए कि सर्वप्रथम रक्त परिसंचरण तंत्र का अध्ययन किसने किया था। तो विलियम हार्वे ने किया था। कब किया था? विलियम हार्वे ने किया था। आगे देखिए कि पेसमेकर संबंध किससे है तो वह है हृदय से। पेसमेकर का संबंध किससे है तो हृदय से है। आगे देखिए पेसमेकर का कार्य क्या है। तो पेसमेकर का कार्य क्या होता है तो दिल की धड़कन का प्रारंभ करना। दिल की धड़कन को प्रारंभ करना किसका काम रहता है तो पेसमेकर का। गति प्रेरक किससे संबंधित है तो गति प्रेरक संबंधित है हृदय से। आगे है कि किनकी भित्तियों पर रक्त द्वारा डाले गए दबाव को रक्त दाब यानी कि ब्लड प्रेशर कहते हैं तो वह धमनी को कहा जाता है। किसको कहा जाता है तो धमनी को कहा जाता है। आगे देखिए कि सोते समय रक्त दाब क्या परिवर्तन होता है तो घटता है। या क्या होता है सोते समय रक्त का दाब घट जाता है। आगे देखिए कि मानव रुधिर का पीएच मान कितना होता है तो वह होता है 7.4 होता है। आगे देखिए कि मानव रक्त प्लाज्मा में प्रायः पानी की प्रतिशत मात्रा कितनी होती है। तो मानव शरीर में जो प्लाज्मा रहता है उसका पानी यानी उसमें पानी का प्रतिशत कितना रहता है तो 80 से 85 देता है। 80 से 85, यहाँ पे राशि लिखा है, 80 से 85% रहता है, याद रखिएगा। आगे कि रक्त में पाई जाने वाली धातु कौन सी होती है तो रक्त में पाई जाने वाली धातु जो होता है वह होता है लोहा। क्या होता है? लोहा। आगे है कि रक्त का शुद्धिकरण कहाँ होता है तो रक्त जो शुद्ध होता है वह होता है किडनी में। कहाँ होता है? किडनी में होता है। आगे कि अधिकतम पोषक तत्व रक्त में कहाँ से अवशोषित किए जाते हैं तो वह किया जाता है छोटी आंत से। कहाँ से? छोटी आंत से। जितना भी अधिक पोषक तत्व होता है उसका अवशोषित कौन करता है तो छोटी आंत करता है। आगे देखिए कि लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है तो लार में टाइलिन पाया जाता है। क्या पाया जाता है? टाइलिन किसको पाचन के सहायता करता है तो स्टार्च को पाचन में सहायता करता है। आगे देखिए कि पेट में भोजन को पचने के लिए किसकी खास आवश्यकता होती है तो पेट में जो भोजन पचता है उसके लिए एंजाइम की जरूरत होती है। आगे की लार किसके पाचन में सहायक करती है तो स्टार्च अभी बताएं तो टाइलिन जो करता है सहायता करता है। आगे की मानव के आमाशय में अम्ल एक्स उत्पन्न होता है तो भोजन के पाचन में सहायता करता है। तो एक्स क्या है तो वह है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है। क्या है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, जिसे HCl कहा जाता है, HCl कहा जाता है। आगे देखिए कि क्रेब्स चक्र में किसका संश्लेषण होता है तो क्रेब्स चक्र में संश्लेषण जो होता है वह होता है पायरुविक अम्ल का होता है। आगे देखिए कि मानव शरीर में खून के शुद्धिकरण की प्रक्रिया को कहते हैं तो खून के शुद्धिकरण प्रक्रिया को क्या कहते हैं? डायलिसिस कहते हैं। आप खून यानी ब्लड कहाँ शुद्धिकरण होता है शुद्ध होता है तो वह होता है किडनी में, याद रखिएगा किडनी में होता है। आगे देखिए कि पेप्सिन बदलता है तो पेप्सिन जो बदलता है प्रोटीन को पॉलीपेप्टाइड में बदल देता है। आगे देखिए पाचन क्रिया में प्रोटीन किस पदार्थ में बदलता है तो वह बदलता है अमीनो अम्ल में बदलता है। आगे देखिए वह अंग कौन सा है जो मानव शरीर में ग्लाइकोजन के रूप में कार्बोहाइड्रेट को जमा करता है तो वह करता है यकृत यानी लीवर। आगे देखिए कि पीत किसके द्वारा पैदा होता है पीत किसके द्वारा पैदा किया जाता है पीत जो पैदा किया जाता है वह किया जाता है यकृत के द्वारा, लेकिन पीत जमा कहाँ होता है तो वह पित्ताशय में होता है। अगर आपसे पूछेगा कौन सा जीव है जिसमें पित्ताशय नहीं होता है, कौन सा जीव है जिसका पित्ताशय नहीं होता है तो वह हो जाएगा चूहा में पित्ताशय नहीं होता है। आगे देखिए कि स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप जो होता है कितना होता है तो वह होता है 120/80 होता है। आगे देखिए कि दौड़ लगाते समय मनुष्य का रक्तचाप क्या होता है तो वह बढ़ जाता है, सोते समय घट जाता है, जबकि दौड़ लगा रहे हैं तो क्या होता है? बढ़ जाता है। आगे देखिए कि समान जीवन काल में मनुष्य का हृदय लगभग कितनी बार धड़कता है तो वह लगभग धड़कता है 2 अरब बार। कितना बार? 2 अरब बार। लेकिन पूछेगा 1 मिनट में 72 बार और वह 0.8 सेकेंड में एक बार धड़क जाता है। आगे देखिए कि मानव शरीर में हृदय का कार्य क्या होता है तो मानव शरीर में हृदय का काम जो होता है वह होता है पंपिंग स्टेशन की तरह काम करता है, यानी रुधिर को पंपिंग करता है। आगे कि रक्त में लाल रंग किसके कारण होता है तो रक्त में क्या पाया जाता है तो वह लोहा पाया जाता है। क्या पाया जाता है तो लोहा पाया जाता है। और लोहा क्या होता है तो हीमोग्लोबिन होता है, इसी के कारण रक्त लाल रंग का होता है, किसके कारण? हीमोग्लोबिन के कारण। आगे देखिए
आगे कि हीमोग्लोबिन में होता है, हीमोग्लोबिन में क्या होता है तो लोहा होता है। शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य क्या होता है तो ऑक्सीजन का परिवहन करना। यह क्वेश्चन बार बार पूछता है कि शरीर में हीमोग्लोबिन का मुख्य कार्य क्या है तो ऑक्सीजन को परिवहन करना। आगे देखिए कि हीमोग्लोबिन किसका महत्वपूर्ण घटक है, हीमोग्लोबिन किसका महत्वपूर्ण घटक है तो वह है आरबीसी का, किसका आरबीसी का। आगे देखिए कि हीमोग्लोबिन का कार्य क्या है तो ऑक्सीजन को ले जाना। आगे है कि किसका सहायता यानी किसकी सहायता से रक्त द्वारा ऑक्सीजन ले जाया जाता है तो वह ले जाया जाता है लोहित कोशिका के द्वारा। किसके द्वारा लोहित कोशिका के द्वारा। कह रहा है किसकी सहायता से रक्त में ऑक्सीजन ले जाया जाता है तो वह लोहित कोशिका के द्वारा जाता है। आगे है कि जब कोई बाहरी पदार्थ मानव रुधिर प्रणाली में प्रविष्ट होता है तो प्रतिक्रिया कौन प्रारंभ करता है तो वह करता है WBC करता है। कौन करता है WBC करता है, जिसे श्वेत रक्त कणिकाएं बोला जाता है। आगे की लाल रक्त कणिकाएं जिसे आरबीसी कहा जाता है, कहाँ उत्पन्न होता है तो वह होता है अस्थि मज्जा में। यानी कि लाल रक्त कणिका कहाँ बनता है तो वह बनता है अस्थि मज्जा में। जबकि इसको आरबीसी का कब्रिस्तान या कब्रगाह किसे कहा जाता है तो वह कहा जाता है प्लीहा को, किसे प्लीहा को कहा जाता है। आगे देखिए कि मनुष्य की लाल रक्त कोशिकाओं का जीवन काल कितना होता है तो मनुष्य के लाल रक्त कोशिकाओं का जीवन काल जो होता है 120 दिन होता है। कितना होता है 120 दिन होता है। आगे देखिए पचे हुए भोजन में मौजूद विषैले पदार्थ का कौन सूचन करता है यानी सूचन करता है तो वह करता है यकृत। जितना भी आप विषैले पदार्थ खाइएगा या फिर जितना जहरीला चीज़ खाइएगा तो वह कौन अवशोषित कर लेता है तो यकृत करता है। इसी कारण सबसे पहले लीवर खराब हो जाता है। जैसे कोई दवाई चाहे कुछ खा लेता है तो सबसे पहले क्या उसका खराब हो जाता है तो लीवर खराब हो जाता है। आगे देखिए कि मानव शरीर में लाल रक्त कणिका का निर्माण कहाँ होता है तो वह अस्थि मज्जा में होता है, अभी बताएं। आगे देखिए कि लाल रुधिर कणिकाओं का उत्पादन किसके द्वारा होता है तो वह भी अस्थि मज्जा। आगे कि उच्च उतांशन पर मानव शरीर का आरबीसी की संख्या क्या होती है तो बढ़ जाती है। यानी ऊंचाई जाने पर मानव शरीर में जो आरबीसी की संख्या क्या होता है तो बढ़ जाता है। आगे की सफेद रक्त कण यानी WBC का मुख्य कार्य क्या होता है तो रोग प्रतिरोधक क्षमता का धारण करना। यानी रोग प्रतिरोध को क्षमता का धारण करना, यानी रोगों से लड़ने की शक्ति कौन देता है तो WBC देता है। आगे की मनुष्य में मेरुदंड में कितनी जोड़ी तंत्रिका निकलती है तो वह निकलता है 31 जोड़ी। मनुष्य के मेरुदंड में कितनी जोड़ी तंत्र निकलती है तो वह 31 जोड़ी, याद रखिएगा। आगे की प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण केंद्र कहाँ पर होता है तो वह होता है कशेरुकी रज्जु में होता है। कहाँ होता है कशेरुकी रज्जु में होता है। आगे की स्तनधारी किसमें यूरिया बनाते हैं तो स्तनधारी किसमें यूरिया बनाते हैं तो वह बनाता है यकृत, जिसे लीवर कहते हैं। आगे की मानव शरीर में सबसे छोटी अंतःस्रावित ग्रंथि, सबसे छोटी पूछ रहा है अंतःस्रावित ग्रंथि कौन सी है तो वह है अवटु ग्रंथि है। आगे देखिए कि मूत्र का पीला रंग किसकी मौजूदगी के कारण होता है तो वह होता है यूरोक्रोम के कारण होता है। मूत्र का जो पीला रंग होता है किसके कारण होता है यूरोक्रोम के कारण होता है। आगे की गुर्दे का कार्यात्मक इकाई क्या होता है, गुर्दे का कार्यात्मक इकाई क्या होता है वह होता है नेफ्रॉन होता है। जबकि पूछेगा मस्तिष्क का कार्यात्मक इकाई क्या होता है तो न्यूरॉन होता है। आगे देखिए किसकी कौन सी क्रिया के कारण मानव शरीर में मिक्सिडीमा होता है तो वह होता है अवटु ग्रंथि के कारण होता है। आगे देखिए कि मानव शरीर के भीतर खून किसकी उपस्थिति के कारण नहीं जमता है तो मानव शरीर के भीतर खून किसकी उपस्थिति के कारण नहीं जमता है तो वह हिप्रेन के कारण नहीं जमता है। आगे की रुधिर के प्लाज्मा में किसके द्वारा एंटीबॉडी निर्मित होती है तो वह होता है लिम्फोसाइट के कारण। कह रहा है रुधिर के प्लाज्मा में किसके द्वारा एंटीबॉडी निर्मित होता है तो वह लिम्फोसाइट के द्वारा निर्मित होता है। आगे देखिए कि एंटीजन यानी कि प्रतिजन, एंटीजन को ही प्रतिजन कहा जाता है। एक ऐसा पदार्थ है जो क्या करता है तो प्रतिरक्षी के निर्माण को बढ़ावा देता है। आगे है कि आयोडीन युक्त हार्मोन है तो वह क्या है तो थायरोक्सिन है। आगे देखिए कि मानव के श्वेत रक्त कण का यानी WBC का व्यास कितना होता है तो WBC का व्यास जो होता है 0.07 mm होता है, 0.07 mm होता है। आगे देखिए कि अपोहन यानी डायलिसिस का प्रयोग किस क्रिया को पूरा करने के लिए किया जाता है तो वह किया जाता है विकृ यानी कि किडनी। आगे की स्वेदन किसके लिए महत्वपूर्ण है तो शरीर के तापक्रम को भी नियंत्रित करने के लिए। आगे देखिए कि समानता निषेचन होता है तो समानता निषेचन कहाँ होता है तो वह गर्भाशय में होता है। समानता निषेचन कहाँ होता है तो गर्भाशय में होता है। आगे है कि एमनियोसेंटोसिस एक तरीका है जो बताता है क्या बताता है भ्रूण के लिंग का बताता है, भ्रूण में लिंग का बताता है यानी कि लड़का है या लड़की है। आगे है कि मानव शरीर में रक्तचाप नियंत्रित होता है तो मानव शरीर में रक्तचाप नियंत्रित कहाँ होता है तो अधिवृक्क ग्रंथि में होता है। आगे कि जीवन रक्षक हार्मोन किस ग्रंथि से स्रावित होता है तो वह होता है एड्रिनल से। जीवन रक्षक हार्मोन किस ग्रंथि से स्रावित होता है तो वह होता है एड्रिनल ग्रंथि से। आगे कि मानव शरीर में किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है तो पीयूष ग्रंथि को। मास्टर ग्रंथि किसे कहा जाता है तो पीयूष ग्रंथि को कहा जाता है। आगे कि मनुष्य के शरीर में सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी होती है तो मनुष्य के शरीर में सबसे छोटी ग्रंथि जो होता है पिट्यूटरी ग्रंथि होती है। जबकि पूछा था अंतःस्रावित सबसे छोटी अंतःस्रावित ग्रंथि कौन सा होता है तो वह होता है अवटु ग्रंथि होता है, याद रखिएगा। आगे देखिए कि गर्भाशय में शिशु के विकास की जानकारी हेतु किसका प्रयोग किया जाता है तो वह किया जाता है अल्ट्रासाउंड का प्रयोग करके ही गर्भाशय में शिशु का विकसित हो रहा है या नहीं इसका पता लगाया जाता है। आगे है कि भ्रूण के विकास के लिए किस अंग के द्वारा खाद्य की पूर्ति की जाती है तो वह किया जाता है बीटांसन के द्वारा।
आगे देखें कि स्त्रियों की नसबंदी को क्या कहा जाता है, तो वह कहा जाता है ट्यूबोटोमी कहा जाता है। आगे कि गाय और भैंस के थनों में दूध उतारने के लिए किस हार्मोन की सुई लगाई जाती है, तो वह लगाया जाता है ऑक्सीटोसिन का। किसका सुई लगाया जाता है? ऑक्सीटोसिन का सुई लगाया जाता है। आगे कि थोराइड ग्रंथि से थोरक्सिन स्रावित करने के लिए उत्तेजित करने वाला अंतःस्रावी हार्मोन कौन से होते हैं, तो वह होता है TSH हार्मोन होता है। आगे कि मायोग्लोबिन में कौन सी धातु होती है, तो मायोग्लोबिन में जो होता है वह तांबा होता है। कौन सा होता है? तांबा होता है। आगे देखिए कि एक वयस्क पुरुष के लिए सामान्यतः हीमोग्लोबिन मात्रा कितना होता है, तो 100 ml रक्त में होता है कितना? 14.5 यानी 14.5 ग्राम होता है। आगे कि मानव शरीर का समान तापमान होता है, तो वह होता है, ऐसे तो देगा 37 डिग्री देगा, लेकिन ऐसे होता है एक्यूरेट में होता है 36.9 डिग्री सेल्सियस होता है। जबकि केल्विन में कितना होता है? 310 केल्विन होता है। जबकि फ़ारेनहाइट में कितना होता है? 98.6 फ़ारेनहाइट होता है। याद रखिएगा ये तीनों। आगे देखिए किस शरीर में प्रक्रम से प्रोथ्रोम्बिन का संबंध है, तो वह रक्त जमाव से। प्रोथ्रोम्बिन क्या करता है? रक्त को जमाता है, जबकि हिपरिन रक्त को जमने नहीं देता है। आगे है कि शरीर में सबसे बड़ी अंतःस्रावित ग्रंथि कौन सी होती है, तो वह होता है अब्टूथायरॉइड ग्रंथि। आगे देखिए कि कौन सा हार्मोन लड़ो उड़ो हार्मोन कहलाता है, तो लड़ो उड़ो हार्मोन के नाम से जाना जाता है एड्रेनलिन। आगे है कि इंसुलिन क्या है? एक प्रकार का हार्मोन है। इंसुलिन क्या है? एक प्रकार का हार्मोन है। आगे है कि कौन सा पदार्थ मानव शरीर में सबसे अधिक कठोर होता है, तो वह होता है दंत कवलक यानी एलामेल जिसको कहते हैं। दांत का सफेद भाग जो होता है सबसे कठोर पदार्थ होता है। आगे कि किस कोशिका में इंसुलिन स्रावित होती है, तो वह बीटा कोशिका में ही इंसुलिन स्रावित होता है। बीटा कोशिका से ही इंसुलिन स्रावित होता है। आगे है कि इंसुलिन उत्पादित होता है पेंक्रियाज के द्वारा होता है। किसके द्वारा? पेंक्रियाज के द्वारा होता है। आगे देखिए ऑक्सीजन की उपस्थिति में सुक्रोज का यानी CO2 जल में ऊर्जा निमुक्ति होने के साथ पूर्ण रूपांतरण होने को कहा जाता है। क्या कहा जाता है? वायु श्वसन कहा जाता है। आगे है कि हमारी छोड़ी हुई सांस की हवा में CO2 की मात्रा लगभग कितनी होती है, तो वह होता है 4%। कितना होता है? 4%। आगे की हृदय वंचित है ऐच्छिक पेशियों से। हृदय जो वंचित रहता है वह कहाँ रहता है? ऐच्छिक पेशियों से रहता है। आगे मनुष्य में त्वचा किस स्थान पर सबसे अधिक मोटी होती है, तो वह होता है तलवे पर सबसे अधिक मोटी त्वचा होती है। आगे की मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा होता है, तो वह होता है फेफड़ा। अंग पूछेगा तो फेफड़ा। आगे देखिए कि मानव त्वचा को रंग देने वाला वर्णक कौन होता है, तो मेलानिन होता है। आगे की कंडरा यानी टेंडन जोड़ता है तो पेशी को हड्डी से, मांसपेशियों को हड्डी से जोड़ता है। कौन जोड़ता है? कंडरा या टेंडन। आगे है कि मानव शरीर में कौन सी ग्रंथि ऐसी है जिसका संबंध शरीर की उत्तेजना से है, तो वह है अधिवृक्क ग्रंथि। अधिवृक्क ग्रंथि जो है मानव की उत्तेजना से संबंधित रखता है। आगे की आदमी के कंठ के किस भाग को अब टू उधर यानी एडर एप कहा जाता है, वह कहा जाता है थायराइड उपस्थित को कहा जाता है। आगे कि मानव का मस्तिष्क लगभग कितने ग्राम का होता है, तो मानव का मस्तिष्क जो होता है वह होता है 1350 ग्राम महिला में होता है, जबकि पुरुष मेल में होता है 1400 ग्राम होता है। याद रखिएगा। आगे की मानव शरीर में सबसे बड़ी अस्थि कौन सी होती है, यानी हड्डी कौन सी होती है, तो वह होता है उरु हस्ती, जिसे फीमर की हड्डी कहा जाता है, जांग में होता है। आगे है कि मुख्यतः किसकी उपस्थिति के कारण मानव शरीर उच्च वायुमंडलीय दाब के अंतर्गत भी बिना कुचला रहता है, तो वह होता है कोशिकाओं में तरल होने के कारण। आगे है कि आँख के रेटिना पर परंपरागत कैमरे के निम्नलिखित में से किस भाग से तुलना की जाती है, तो वह किया जाता है फिल्म से। किसके भांति? फिल्म के भांति होता है। आगे देखिए तो इसी में ऑब्जेक्टिव दिया हुआ है, तो इसको भी कवर करते चलते हैं। तो जैसे कि वयस्क मानव में जो तो वह होता है कितनी हड्डी होती है, तो वह होता है 206 हड्डी। कितनी होता है? 206 हड्डी। अगर पूछेगा नवजात शिशु पूछेगा तो वह 300 हड्डी होता है। कितना? 300 हड्डी। अगर बच्चे में पूछेगा तो 208 होती है, 208। आगे देखिए कि निम्नलिखित में से कौन मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी, तो वह होता है अस्टेपिस। अस्टेपिस कहाँ रहता है, तो कान में जो एक कान में कितना रहता है, तो 3, तो बीच वाला जो हड्डी रहता है यानी बीच वाला जो रहता है वही अस्टेपिस कहलाता है। आगे देखिए कि सल क्रिया में आर्थोप्लास्टिक क्या है, तो आर्थोप्लास्टिक क्या है, तो वह है कुल्हे के जोड़ का प्रतिस्थापना ही कहलाता है। अगला है कि इंजाइम क्या है, अभी पढ़े थे इंजाइम क्या है, तो इंजाइम एक प्रोटीन है। आगे देखिए कि एक स्वस्थ व्यक्ति का हृदय 1 मिनट में औसतन कितने बार धड़कता है, तो वह धड़कता है 72 बार। कितना बार? 72 बार। आपको बताए थे 1 सेकेंड में कितना होता है, तो 0.88 यानी कि 1 सेकेंड में ऐसे देगा 72 बार, लेकिन 0.8 सेकेंड में एक बार धड़क जाता है। याद रखेगा। आगे की हृदय अब कब आराम करता है, तो हृदय जो करता है कब आराम करता है, तो वह करता है 2 धड़कनों के बीच में, लब डब जो होता है उसी के बीच में जो आराम करता है उसी को हृदय आराम के नाम से जानते हैं। आगे देखिए कि मानव कलाई में नाड़ी स्पंदन करती है, तो नाड़ी स्पंदन जो करती है वह करता है हृदय के बराबर। आगे देखिए लाल रक्त कणिकाएं मुख्यतः बनती है, तो वह कहाँ बनता है, तो अस्थि मज्जा में बनता है। लाल रक्त कणिकाएं का निर्माण कहाँ होता है, तो अस्थि मज्जा में होता है। आगे देखिए रक्त जमने में किस तत्व की प्रमुख भूमिका होती है, तो वह होता है कैल्शियम।
कैल्शियम जो है रक्त जमने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। आगे कि मनुष्य में सामान्य निरंतर यानी रुधिर शर्करा प्रति 100 ml में कितना होता है, तो 80 से 100 mg होता है। आगे देखिए कि अधिक ऊंचाई पर मानव शरीर में लाल रक्त कणिकाएं क्या होती है, तो संख्या में बढ़ जाती है। लाल रक्त कणिकाएं की संख्या कब बढ़ जाती है, जब वह अधिक ऊंचाई पर जाता है। आगे कि मानव रुधिर में कोलेस्ट्रॉल का समान स्तर क्या होता है, तो 140 से 180 mg होता है। मानव रुधिर में कोलेस्ट्रॉल का समान स्तर क्या होता है, 140 से 180 होता है mg होता है। आगे है कि यदि किसी व्यक्ति की रुधिर वाहिकाओं की त्रिज्या कम हो जाए तो उसका रक्तदाब क्या होगा, तो वह बढ़ेगा। करा यदि किसी व्यक्ति के रुधिर वाहिकाओं की त्रिज्या कम हो जाएगा तो उसका रक्तदाब क्या होगा, बढ़ जाएगा। आगे कि मानव शरीर के किस अंग में लसिका कोशिका बनती है, तो मानव शरीर के किस अंग में लसिका कोशिका बनती है, तो दीर्घ अस्थियां में बनती है। आगे की स्तनपारियों में श्वेत ग्रंथियां मूलतः संबंधित है, तो क्या है, ताप नियमन से है। आगे है कि मानव हृदय में कच्छ की संख्या कितनी होती है, तो वह 4 होता है, 4 कोष्ठ में होता है। आगे देखिए कि मधुसूदनी अंतस्राव एक है, तो क्या है, ग्लाइकोलिपिड है। आगे मानव शरीर में पैरों की हड्डी होती है, तो वह होता है फेबुला और टिबिया और फीमर, ये 3 हड्डी होती है। आगे देखिए कि गर्भाशय के लिए वैकल्पिक शब्द क्या है, तो वह है यूटर्स क्या है, गर्भाशय के लिए वैकल्पिक शब्द लिया गया है। आगे की हीमोग्लोबिन की अधिकतम बंधुता होती है, तो हीमोग्लोबिन की अधिकतम बंधुता होती है ऑक्सीजन के लिए होता है। आगे देखिए कि कौन सी ग्रंथि सेक्स हार्मोन का स्राव करती है, तो वह करता है एड्रीनल ग्रंथि ही सेक्स हार्मोन का स्राव करती है। आगे है कि मानव शरीर में हार्मोन में से कौन सा रक्त कैल्शियम और फास्फेट को विनियमित करता है, तो वह करता है प्राव2 हार्मोन। आगे है मानव शरीर में किस भाग में शुक्राणु डिन को निषेचन करता है, तो वह करता है डिन वाहिनी नली में। आगे देखिए कि जब विक्र कार्य करना बंद कर दे तो कौन सा पदार्थ जमा हो जाता है, तो वह रक्त में नत्रजनित अपशिष्ट पदार्थ जमा हो जाता है। आगे कि जब एक व्यक्ति वृद्ध हो जाते हैं, बूढ़े हो जाते हैं, तो समानतः उनका रक्तचाप क्या होता है, तो वह घट जाता है। आगे देखिए कि मानव शरीर में पुच्छ यानी कौन सी संरचना से संलग्न होता है, तो वह होता है हृदय तंत्र से। आगे की किस प्रक्रिया द्वारा ऑक्सीजन श्वसन के दौरान रुधिर में प्रवेश करती है और फिर उसे छोड़ती है, तो वह करता है प्रासरण प्रक्रिया के द्वारा। आगे कौन सा अंग एक अंग जो है वसा का भंजन कर कोलेस्ट्रॉल उत्पन्न करता है, तो वह करता है यकृत। कौन करता है, यकृत करता है। आगे देखिए कि सेरेबरम किससे संबंधित है, तो वह है मस्तिष्क से। सेरेबरम किससे संबंधित है, तो मस्तिष्क से है। आगे मनुष्य के मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन सा होता है, तो मनुष्य का मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग होता है परामस्तिष्क। कौन सा होता है, परामस्तिष्क होता है। आगे देखिए आगे कि मानव शरीर की किन कोशिकाओं में सबसे कम पुनर्योजन शक्ति होती है, तो मस्तिष्क कोशिका किसका बना होता है, तो न्यूरॉन का बना होता है, इसीलिए न्यूरॉन विकसित नहीं होता है, पुनर्जन्म उसका नहीं होता है। आगे कि किसी मृतप्राय व्यक्ति का गुर्दे लेने के लिए उसे किस स्थिति में होना चाहिए, तो केवल तंत्रिका कार्यों का अवसान होना चाहिए। आगे देखिए आगे दूसरा चैप्टर है रक्त समूह की, क्या है, रक्त समूह के बारे में पढ़ेंगे, तो वीडियो में बने रहिए। आज टोटल बायोलॉजी का जितना भी क्वेश्चन होगा आपको कवर करा देंगे, तो वीडियो लॉन्ग होगा तो वीडियो में बने रहिएगा, लाइक तो जरूर कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला है कि यदि एक पिता का रक्त वर्ग जो है ए है और माता का रक्त वर्ग ओ है, तो बताइए उनके पुत्र में कौन सा रक्त वर्ग हो सकता है, तो वह हो सकता है ओ हो सकता है। आगे देखिए कि कोई भी प्रकार के रुधिर वाला व्यक्ति किसी आकस्मिक संकट में किसी प्रकार के रुधिर वाले व्यक्ति को रुधिर दान कर सकता है, तो वह केवल ए बी या बी को दे सकता है और ए को और ओ को नहीं दे सकता है। आगे देखिए कि यदि माता पिता में से एक का रुधिर वर्ग ए बी है और दूसरे का ओ है, तो उनके बच्चों का संभावित रुधिर वर्ग क्या होगा, तो ए या बी होगा, इसके अलावा कोई नहीं होगा। आगे देखिए कि संतानों की भ्रूणीयावस्था में माता के गर्भाशय के अंदर ही रक्त का थक्का बनने से मृत्यु हो जाती है। इस रोग को इरिथ्रोब्लास्टिस फिटेलिस कहा जाता है। इसका कारण क्या है, तो पिता का RH फैक्टर प्लस तथा माता का RH फैक्टर माइनस होना। आगे है कि कौन सा रक्त समूह सर्वग्राही का मतलब होता है सभी से ले सकता है लेकिन दे नहीं सकता, तो कौन होता है, तो ए बी होता है। आगे कि ए बी रक्त वाले व्यक्ति को सर्वग्राही कहा जाता है क्योंकि उसके रक्त में प्रतिपिंड का अभाव होता है। आगे देखिए सर्वत्रिग्राही यानी कौन सी रुधिर वर्ग को कहा जाता है, तो वह भी ए बी को कहा जाता है। कौन सा रक्त है वर्ग जो सर्वत्रिक दाता है यानी दे सकता है, तो ओ निगेटिव होता है। कौन होता है, ओ निगेटिव, सभी को दे सकता है। आगे देखिए कि यदि किसी पुरुष का रक्त वर्ग ए बी हो यदि किसी पुरुष का रक्त वर्ग ए बी हो तथा महिला का रक्त वर्ग बी हो, तो उनकी संतानों में कौन सा रक्त उपस्थित नहीं हो सकता है, तो वह ओ नहीं हो सकता है। आगे देखिए कि किसी एक समानता व्यक्ति के रक्त का पीएच स्तर क्या होता है, तो वह होता है कितना, रक्त का पीएच स्तर करना होता है 7.35 से 7.45 के बीच में होता है, ऐसे 7.4 देता है। चलिए देखिए मानव रक्त की सयांता का कारण क्या होता है, तो रक्त में प्रोटीन, सयांता का कारण क्या होता है, चिकनापन का कारण क्या होता है, तो वह होता है प्रोटीन, रक्त में प्रोटीन की उपस्थिति के कारण। आगे देखिए कि सफेद रक्त कण का मुख्य कार्य क्या होता है, तो रोग प्रतिरोधक क्षमता का धारण करना यानी रोगों से लड़ने की क्षमता प्रदान करना। आगे कि निम्न रक्त वर्ग सर्वदाता यानी सर्वाधिक दाता होता है, तो वह होता है ओ निगेटिव होता है।
आगे देखिए कि तीसरा चैप्टर, तीसरा में है कि मानव अस्थियां यानी मानव हड्डी के बारे में। तो चलिए, मनुष्य में कुल कितनी हड्डी होती हैं? तो मनुष्य में कुल 206 हड्डी होती हैं। अगर बच्चे में पूछेगा तो बच्चे में होता है 208 होता है, लेकिन नवजात शिशु में पूछेगा तो 300 होता है। कितना होता है? 300। नवजात शिशु में हड्डी की संख्या कितना? 300 याद रखेगा। मनुष्य की खोपड़ी में कितनी हड्डी होती है? तो अस्थियां होती है, तो वह होता है 8। मनुष्य की खोपड़ी में सिर्फ पूछेगा तो 8, अगर पूरा सिर में पूछेगा तो 29 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 29 हो जाएगा। मनुष्य के शरीर में पसलियों की कितने जोड़े होते हैं? तो पसली कितना होता है? 12 जोड़ी होता है। आगे कि मनुष्य यानी शरीर की सर्वाधिक प्रबल अस्थि यानी सबसे मजबूत अस्थि क्या होता है? तो जबड़े की हड्डी सबसे मजबूत हड्डी मानी जाती है। आगे की मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी आपको बताए थे कान का होता है, जो मध्य कान में होता है, तो वह स्टेपिस कहलाता है। आगे की मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी फीमर, जो कि जांघ में रहता है, तो फीमर कहलाता है। मनुष्य के शरीर में पैर की हड्डी होती है, खोखली होती है। क्या होती है? खोखली होती है। मनुष्य के शरीर में पैर की हड्डी क्या होती है? तो खोखली होती है। आगे देखिए टिबिया नामक हड्डी कहाँ पाई जाती है? तो टांग में। मानव शरीर के किस अंग की हड्डी सबसे लंबी होती है? तो जांघ की, जिसको फीमर कहते हैं। आगे देखिए वृद्धावस्था में मनुष्य की हड्डी क्यों कमजोर हो जाता है? तो कैल्शियम की कमी के कारण हड्डी कमजोर हो जाती है। आगे देखिए कि वयस्क मानव में होती है तो कितना होता है? तो 206 हड्डी होती है। आगे देखिए हमारे शरीर की लघुत्तम हड्डी कौन होता है? तो वह लघुत्तम मतलब छोटी होती है, तो कान में, जो कि स्टेपिस कहलाता है। आगे की निम्नलिखित में कौन सा मानव शरीर का सबसे छोटी हड्डी होती है? वह स्टेपिस होती है। आगे देखिए कि मनुष्य की खोपड़ी में कुल कितनी हड्डियां होती हैं? तो 29 होती है, बताए थे, पूरा शरीर में पूछेगा। आगे देखिए कि मनुष्य के शरीर में पैर की हड्डी कितनी क्या होती है? तो ठोस होती है और खोखली भी होती है। चौथा चैप्टर देखिए, चौथा है कि स्वास्थ्य एवं स्वास्थ्य। पहला है कि एथलीट को किससे जल्दी और ज़्यादा ऊर्जा मिलता है? तो वह मिलता है कार्बोहाइड्रेट को, यानी एथलीट को क्या दिया जाता है? तो जल्दी ऊर्जा पाने के लिए वह कार्बोहाइड्रेट दिया जाता है। आगे कि लंबे समय तक कठोर शारीरिक कार्य के पश्चात मांसपेशियों में थकान अनुभव होने का कारण क्या होता है? तो ग्लूकोज का अपक्षय हो जाना। आगे कि रक्त ग्लूकोज स्तर समानता व्यक्त किया जाता है तो भाग प्रति मिलियन में किया जाता है, भाग प्रति मिलियन में किया जाता है। आगे कि शरीर में उत्तकों का निर्माण किससे होता है? शरीर में उत्तकों का निर्माण किससे होता है? तो प्रोटीन से होता है। किससे होता है? प्रोटीन से होता है। आगे कि प्रोटीन को माना जाता है शरीर का निर्माण करने वाला माना जाता है। एंजाइम मूल रूप से क्या होता है? तो प्रोटीन होता है। एंजाइम क्या है? तो यह प्रोटीन है। आगे की जैविक सिस्टम में रासायनिक क्रिया की प्रतिक्रिया को तेज करने की उत्तरदायी कौन होता है? तो वह होता है एंजाइम होता है। आगे देखिए कि सोयाबीन में प्रोटीन का प्रतिशत कितना होता है? तो सोयाबीन में प्रोटीन का प्रतिशत होता हुआ 42 होता है। आगे की कैप्सूल का आवरण जो होता है यानी बाहरी परत बना होता है, किसका बना होता है? तो स्टार्च का बना रहता है। आगे है कि शहद का प्रमुख घटक क्या होता है? फ्रुक्टोज होता है। आगे देखिए कौन सी शर्करा तत्काल ऊर्जा प्रदान करती है? तो ग्लूकोज। और शहद में मुक्त क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट होता है। कार्बोहाइड्रेट होता है। सर्वाधिक ऊर्जा प्रदान करता है कार्बोहाइड्रेट। सर्वाधिक ऊर्जा प्रदान कौन करता है? कार्बोहाइड्रेट। आगे देखिए मानव शरीर में कार्बोहाइड्रेट पुनः संग्रहित होता है कहाँ? तो ग्लाइकोजन के रूप में होता है। आगे है कि शाकाहारी अधिकतम प्रोटीन कहाँ से पाते हैं? तो वह दाल से पाते हैं। दाल में अत्यधिक प्रोटीन पाया जाता है। आगे प्रोटीन का प्रमुख स्रोत क्या है? तो सोयाबीन में बताएं कितना होता है? तो 42% होता है। आगे की मानव शरीर में वसा जमा होता है, तो मानव शरीर में वसा जो जमा होता है वसा उत्तक में होता है। आगे की ऊँट बिना पानी के कुछ दिनों तक मरुस्थल में रहता है, ऐसा हुआ कर पाता है किसके कारण? तो अपने कुबड़ में जमा किए गए चिकनाई यानी वसा का प्रयोग करके। आगे की दांत में क्या होता है? तो कैल्शियम फॉस्फेट होता है। आगे की किस तत्व का संबंध दांतों की विकृति के साथ होता है? तो वह होता है फ्लोरीन। आगे की हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने के लिए कौन सा खनिज आवश्यक है? तो हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने के लिए कौन सा खनिज आवश्यक है? तो वह है पोटेशियम। आगे की सागरीय खरपतवार किसका महत्वपूर्ण है? तो सागरीय खरपतवार जो होता है वह है आयोडीन का महत्वपूर्ण स्रोत है। आगे की आयोडीन का सर्वोत्तम स्रोत क्या है? तो शैवाल है। आयोडीन का सर्वोत्तम स्रोत क्या है? तो वह शैवाल है। आगे की उपस्थित तथा हड्डियों के निर्माण और संपोषण में आवश्यक तत्व कौन सा होता है? तो वह होता है कैल्शियम। क्या होता है? कैल्शियम। आगे की दाक्षर कोशिका अरक्ता रोग किसकी अपसमानता के कारण होता है? तो लाल रुधिर कणिकाओं के कारण होता है। आगे देखिए प्रचुर मात्रा में खाद्य प्रोटीन के 2 अज्ञात स्रोतों को कौन सा है? तो सोयाबीन और मूंगफली, ये दोनों में प्रोटीन अत्यधिक पाया जाता है। आगे की दूध में प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट के अतिरिक्त पोषकदायक अन्य तत्वों में सम्मिलित है, वह है कैल्शियम और पोटेशियम है। आगे की सीमेंट और अस्थियों दोनों का विद्यमान रहता है, यानी सीमेंट में और हड्डी में क्या रहता है? तो वह कैल्शियम रहता है। आगे है किसकी कमी से एनीमिया रोग होता है? तो वह लोहा की कमी से क्या होता है? एनीमिया रोग हो जाता है। आगे है कि किस विटामिन का संबंध रक्त थक्का से है? तो वह है विटामिन के रक्त को थक्का बनाने में सहायता करता है। आगे की मानव शरीर में औसतन ऑक्सीजन का तत्व कितना परसेंट होता है? तो वह लगभग होता है 65%। कितना होता है? 65%। यहाँ पर गलत दिया है। आगे देखिए कि पालक के पत्तों में किसकी मात्रा सबसे अधिक होती है? तो आयरन की। साग सब्जी में वैसे भी आयरन की मात्रा सबसे अधिक होती है। आगे सबसे अधिक आयरन किसे पाया जाता है? तो हरी पत्तेदार सब्जियां में। आगे देखिए कि मूत्र के स्रावन को बढ़ाने वाली औषधि क्या होता है? तो वह होता है डाययूरेटिक होता है। आगे कि टाइफाइड से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो वह आंत होता है। टाइफाइड से जो हमारे शरीर प्रभावित होता हुआ होता है आंत होता है। पेशिश रोग के लिए उत्तरदायी प्रोटोजोआ कौन है? एंटामीबा। आगे है कि आंखों की दूरी यानी आंखों की दूरदृष्टि की बीमारी किसके कारण होता है? तो वह होता है नेत्र गोलक के छोटे हो जाने के कारण।
कह रहा है कि नेत्र गोलक के छोटे हो जाने के कारण क्या हो जाता है, तो दूरदृष्टि बीमारी हो जाता है। आगे की हैजा क्या है, तो हैजा एक जीवाणु है, हैजा जो होता है एक जीवाणु से होता है। आगे है कि किसकी जांच के लिए एलिसा टेस्ट जो दिया जाता है एड्स के लिए किया जाता है। आगे की एवियन इन्फ्लुएंजा यानी बर्ड फ्लू विषाणु को किसमें निरूपित करता है, तो वह करता है H5N1 के द्वारा निरूपित करता है। आगे की किसकी कमी से दंत क्षय हो जाता है, यानी दांत झड़ जाता है, तो वह होता है फ्लोरीन की कमी से। आगे की बेरियम मील का उपयोग किया जाता है, तो आहार नली की एक्सरे के लिए किया जाता है, बेरियम मील का उपयोग किया जाता है। आगे देखिए कि गुर्दे पत्थरी का पता लगाने के लिए किस प्रतिबिंब यंत्र का प्रयोग किया जाता है, तो वह किया जाता है सीटी स्कैन का किया जाता है। आगे की गहरे तले हुए खाद्य पदार्थ में कैंसर जनक होता है, गहरे तले हुए पदार्थ जो होता है कैंसर जनक होता है, क्योंकि इसमें प्रचुर मात्रा में क्या होता है, तो वसा रहता है। आगे की किसी भारी धातु की विषमता यकृत सिरोसिस पैदा करती है, तो वह करता है कॉपर। क्या करता है, कॉपर। करा किसी भारी धातु की विषमता को यकृत सिरोसिस पैदा करती है, तो वह कॉपर। आगे की मानव शरीर में रक्त की अपर्याप्तता आपूर्ति को कहते हैं, तो क्या कहते हैं, वह कहा जाता है स्कर्मिया। आगे की टाइफाइड पैदा होता है किसके द्वारा, तो वह होता है साल्मोनेला टाइफाइड के द्वारा होता है। आगे की बीसीजी प्रतिरक्षण होता है, तो टीबी के लिए। बीसीजी टीका किस लिए लगाया जाता है, टीबी के लिए। आगे की कार्बोहाइड्रेट के अलावा हमारे आहार में ऊर्जा का एक प्रमुख स्रोत क्या है, तो वह वसा है। कार्बोहाइड्रेट के अलावा हमारे शरीर में ऊर्जा का प्रमुख स्रोत क्या है, तो वसा है। आगे की रक्त का थक्का बनाने में इनमें से कौन सा अवयव मदद करता है, तो विटामिन के करता है। बीसीजी का टीका किसके विरुद्ध प्रतिरोधक क्षमता के लिए लगाया जाता है, तो तपेदिक यानी टीबी के लिए। आगे की मानव शरीर संरचना के संदर्भ में एंटीबॉडी होते हैं, तो प्रोटीन्स होता है। क्या होता है, प्रोटीन्स होता है। आगे पीलिया किसके संक्रमण के कारण होता है, तो पीलिया जो होता है यकृत के संक्रमण के कारण होता है। आगे की निमोनिया रोग मानव शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है, तो निमोनिया जो होता है फेफड़े को प्रभावित करता है। आगे की पूर्ण स्मृति लोप को किस शब्द द्वारा माना जाता है, तो वह माना जाता है एमनीसिया के द्वारा माना जाता है। आगे की अरक्ता में किसकी मात्रा कम हो जाती है, अरक्ता में हीमोग्लोबिन की मात्रा कम हो जाती है। आगे की चेचक यानी स्मॉल पॉक्स होने का कारण क्या होता है, तो विरियोला वायरस के कारण होता है। चेचक जो होता है विरियोला वायरस के कारण होता है। आगे की दूध के रंग का किसकी मौजूदगी के कारण थोड़ा पीला होता है, दूध में जो थोड़ा पीला कलर होता है वह किसके कारण होता है, तो कैरोटीन के कारण होता है। आगे की कौन सा रोग वायु के माध्यम से फैलता है, वह फैलता है ट्यूबरकुलोसिस। आगे की अन्न एक समृद्धि स्रोत है, तो क्या है, स्टार्च का। आगे देखिए कैंसर के उपचार के लिए प्रयुक्त रेडियो आइसोटोप क्या होता है, तो वह होता है कार्बोसिक्टिन। अगला की शरीर की विभिन्न गतिविधियों के लिए ऊर्जा का स्रोत क्या है, वह है कार्बोहाइड्रेट है। कौन सा है, कार्बोहाइड्रेट है। आगे देखिए 14 वर्ष तक की आयु के बच्चे के लिए विकसित के लिए सबसे अधिक महत्वपूर्ण चीज़ क्या है, तो वह प्रोटीन 14 वर्ष की आयु के बच्चे को यानी 14 वर्ष से कम आयु के बच्चे को प्रोटीन सबसे अधिक देना चाहिए। आगे की पित्त ज्वार संचारित किया जाता है, तो वह किया जाता है एडिस के द्वारा। पित्त ज्वार संचारित किया जाता है एडिस के द्वारा। आगे की मानव शरीर में संक्रमण को रोकने में मदद करने वाला विटामिन कौन है, तो विटामिन ए है। और एक चीज़ और याद रखिएगा, विटामिन ए कहाँ भंडारित रहता है, तो वह यकृत में रहता है। आगे देखिए कि ईसीजी है, तो वह क्या है, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ है। आगे है कि कौन सा रोग रक्तदान द्वारा नहीं फैलता है, तो वह टाइफाइड है जो रक्त द्वारा नहीं फैलता है। आगे की विटामिन 6 की कमी से पुरुष में होता है, तो क्या होता है, अरक्ता की कमी होता है। आगे की पीलिया एक प्रतीक है, तो पीलिया क्या है, तो यकृत की एक बीमारी है। आगे देखिए कि चेचक के प्रति टीकाकरण में समावेश किया जाता है, तो जीवित प्रतिरक्षकों को किया जाता है। आगे देखिए कि किसी बीमारी यानी जिस बीमारी में रक्त में शर्करा का स्तर बढ़ जाता है उसका नाम क्या है, तो उसका नाम है डायबिटीज मेलिटमस। आगे की मनुष्य में अल्फा टॉक्सिन खाद्य विषमता द्वारा समानता कौन सा अंग प्रभावित होता है, तो वह बताए थे आपको यकृत होता है। सबसे प्रभावित अगर विषैला चीज खाइएगा तो कौन होगा, तो यकृत होगा। आगे की मिनी माता रोग के कारण क्या होता है, तो पारा से ही मिनी माता रोग होता है। सबसे पहले मिनी माता रोग कहाँ हुआ था, तो वह हुआ जापान में। कहाँ हुआ था, जापान में हुआ था, याद रखिएगा, जापान में हुआ था। आगे की अनुवांशिक रोगों में कौन यौन संबंधित है, तो वह हीमोफीलिया है। हीमोफीलिया जो है यौन संबंधित रोग है। आगे देखिए कि जापानी एन्सेफेलाइटिस का कारक होता है, तो वह होता है विषाणु। क्या होता है, विषाणु होता है। आगे की दोष युक्त वृक्क वाले व्यक्ति के लिए आपोहन का उपयोग किया जाता है। इनमें से निहित प्रक्रम क्या होता है, तो प्रासरण होता है। आगे की ईईजी में किस अंग का क्रियात्मक प्रणाली संकट होती है, तो वह होता है मस्तिष्क में। ईईजी मस्तिष्क, जब ईसीजी देगा तो हृदय हो जाएगा। आगे की कैसिन दूध होता है, तो वह प्रोटीन होता है। कैसिन दूध में होता है, तो प्रोटीन के रूप में। आगे की किस तत्व की कमी के कारण घेंघा रोग होता है, तो घेंघा रोग किसकी कमी के कारण होता है, तो आयोडीन की कमी के कारण होता है। आगे देखिए किसकी उपस्थिति के कारण दूध में मिठास आता है, तो दूध में मिठास जो आता है लैक्टोज के कारण आता है। स्वरों को मानव रिहायशी क्षेत्रों से दूर रखना किसके लिए उन्मूलन में सहायता करता है, तो जापानी एन्सेफेलाइटिस के द्वारा। आगे है कि घात करो और छिप जाओ नाम से विख्यात विषाणु कौन सा है, तो वह है RSV विषाणु है। RSV विषाणु जो है घात करो और छिप जाओ के नाम से जाना जाता है। आगे की चिकित्सक परामर्श देते हैं कि हमें अपना भोजन वनस्पति घी की अपेक्षा तेल में बनाना चाहिए, क्योंकि तेल में असंतृप्त वसा होती है। आगे देखिए कोलेस्ट्रॉल क्या है, तो कोलेस्ट्रॉल जंतु वसा में उपस्थित वसीय अल्कोहल है। आगे देखिए कि
आहार में लवण का मुख्य उपयोग क्या है? तो भोजन के पाचन के लिए अपेक्षित हाइड्रोक्लोरिक अम्ल लघु मात्रा में पैदा करना होता है। आगे की वसा में घुलनशील विटामिन होता है, तो वसा में घुलनशील विटामिन जो होता है कैल्सिफेरॉल, कीरोटिन और टोकोफेरॉल होता है। आगे है कि एक कार्यशील महिला को प्रतिदिन कितना प्रोटीन लेना चाहिए? तो एक कार्यशील महिला को जो है 45 ग्राम प्रोटीन लेना चाहिए। आगे देखिए एनोसीमिया क्या है कहते हैं, किसको कहते हैं? तो घ्राण संवेदना की कमी को कहते हैं। आगे की शरीर की कैलोरी आवश्यकता गर्मी की अपेक्षा सर्दियों में शरीर में कैलोरी की आवश्यकता जो होता है गर्मी की अपेक्षा सर्दियों में बढ़ जाती है, क्योंकि अधिक कैलोरी आवश्यक होता है शरीर की तापमान बनाए रखने के लिए। आगे देखिए आगे की दूध का धवल रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है? तो वह होता है कैसिन के कारण। संतुलित आहार में संटिकट क्या होना चाहिए? तो 1/5 प्रोटीन, वसा और कार्बोहाइड्रेट होना चाहिए। आगे देखिए कि पौधे और जंतुओं में कार्बोहाइड्रेट किस रूप में संचित होता है? तो पौधे और जंतुओं में कार्बोहाइड्रेट जो होता है वह स्टार्च और ग्लूकोज के रूप में संचित रहता है। आगे कि दिल का दौरा किस कारण से होता है? तो हृदय में रक्त आपूर्ति के कारण होता है। हृदय में रक्त आपूर्ति के कारण ही दिल का दौरा होता है। आगे कि कहाँ काम करने वाले व्यक्तियों को ब्लैक लंग रोग होता है? तो कोयले खदान में काम करने वाले व्यक्ति को ब्लैक लंग रोग होता है। आगे की दर्दनाक अस्थि रोग इटाई का पहले कहाँ पता चला था? तो वह जापान में पता चला था। आगे की कैडमियम प्रदूषण किससे संबंधित है? तो इटाई से है। कैडमियम प्रदूषण किससे संबंधित है? इटाई रोग से है। आगे देखिए कि कालाजार का रोग वाहक कौन होता है? तो वह होता है सिक्टा मच्छी। आगे देखिए कि चेचक के लिए टीके का आविष्कार किसने किया था? तो चेचक के टीके का आविष्कार जो किया था लुईस पास्चर ने किया था। आगे की श्वेत फुसफुस रोग पाया जाता है। श्वेत फुसफुस रोग जो पाया जाता है सीमेंट उद्योग के कर्मचारियों को। आगे की एड्स विषाणु के लिए सबसे ज़्यादा आजमाई गई दवा कौन सा है? तो वह है जीडोबुडिन है। आगे की किस सूक्ष्म जीव के द्वारा हेपेटाइटिस बी की बीमारी होती है? तो किस सूक्ष्म जीव के द्वारा हेपेटाइटिस बी की बीमारी होती है? वह होता है वायरस के द्वारा। आगे देखिए एस्बेस्टस के कारण होने वाला प्रमुख रोग क्या होता है? तो वह होता है एम्फेसेमा होता है। आगे देखिए कि स्कर्वी रोग के इलाज में उपयोग लिया जाता है तो आंवला। आगे देखिए ऑब्जेक्टिव है कि भोजन के वर्ग में प्रति यूनिट कैलोरी की मात्रा सर्वाधिक होती है। भोजन के वर्ग में प्रति यूनिट कैलोरी की मात्रा सर्वाधिक होती है तो किस में होता है? तो वसा में होता है। आगे देखिए कि प्रोटीन की अधिकतम मात्रा पाई जाती है। तो प्रोटीन की अधिकतम मात्रा पाई जाती है सोयाबीन में, कितना? 42% पाया जाता है। आगे देखिए सर्वाधिक प्रोटीन मात्रा होती है तो वह होता है सोयाबीन में। और निम्न से किस फल में लोह की प्रचुर मात्रा पाया जाता है? तो वह पाया जाता है करौंदा में सबसे ज़्यादा लौह पाया जाता है। आगे देखिए कि दूध किस बैक्टीरिया के कारण खराब होता है? तो वह होता है लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया के कारण ही दूध खराब होता है। गाय के दूध के हल्के पीले रंग का कारण क्या होता है? तो कैरोटीन के कारण ही गाय का दूध जो है हल्का पीला होता है। आगे देखिए कि बीएमडी परीक्षण किया जाता है पाचन किसके पाचन के लिए? तो वह किया जाता है ऑस्टियोपोरोसिस की। अगला है कि एड्स होता है तो वह विषाणु से होता है। किससे होता है? विषाणु से होता है। आगे देखिए कि भारी मात्रा में अल्कोहल पीने वाले लोग मरते हैं तो सिरोसिस से मरते हैं। किससे? सिरोसिस से। उनका क्या खराब हो जाता है? तो वह खराब हो जाता है यकृत खराब हो जाता है। और अगला देखिए कि सरल गलडन घेंघा किसको प्रभावित करने वाली बीमारी है? तो थायराइड ग्रंथि को। आगे की मलेरिया का संक्रमण चरण होता है तो वह होता है बीजाणु के द्वारा। आगे देखिए कौन सा कवकीय रोग है? कौन सा है जो कवकीय रोग है? एक्जिमा जो है कवकीय रोग है, यह कवक से होता है। आगे है कि छोटी माता चिकन पॉक्स पैदा होती है तो वह होता है डीएनए विषाणु द्वारा। आगे है कि काली मौत किसे कहा जाता है? तो प्लेग किससे फैलता है? तो वह चूहे से फैलता है। किससे फैलता है? चूहे से फैलता है। आगे है कि डेंगू बुखार के कारण मानव शरीर में किसकी कमी हो जाता है? तो डेंगू बुखार जिस हो जाता है तो उसमें प्लेटलेट्स की मात्रा सबसे अधिक कम हो जाती है। आगे देखिए विटामिन पार्ट नंबर 5 जो कि विटामिन से है। तो पहला है कि गाजर किस विटामिन का समृद्धि स्रोत है? तो गाजर है विटामिन ए का समृद्धि स्रोत है। गाजर में सबसे ज़्यादा विटामिन ए पाया जाता है। तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और शेयर तो ज़रूर कीजिएगा ताकि हमें मोटिवेट मिले। और चैनल पर पहली बार हैं तो सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक ही वीडियो में आपको पूरा बायोलॉजी कवर करा रहे हैं। अगला देखिए कि मानव शरीर में विटामिन ए संचित रहता है। तो मानव शरीर में विटामिन ए संचित रहता है यकृत में, आपको बताए थे। थायमिन क्या है? तो थायमिन विटामिन बी को कहा जाता है। आगे की जिस विटामिन को कोबाल्ट कहते हैं वह क्या है? तो विटामिन B12 है। आगे कि बच्चों में अंगों की अस्थियां मुड़ जाती है, यदि किसकी कमी होती है? तो विटामिन डी की कमी होती है। यानी बच्चों में हड्डी जो मुड़ जाती है किसकी कमी के कारण होता है? विटामिन डी की कमी के कारण। विटामिन डी हमें किससे प्राप्त होता है? तो वह सूर्य के प्रकाश से होता है। आगे देखिए कि विटामिन B2 का अन्य नाम क्या है? तो वह है राइबोफ्लोविन। आगे कि एक कठोर परिश्रम करने वाले पुरुष की दैनिक ऊर्जा की आवश्यकता कितना होता है? तो 4000 कैलोरी होता है। कितना? 4000 किलो कैलोरी होता है। आगे की साइनोकोलाबामीन क्या है? तो विटामिन बी का अन्य नाम है। आगे की विटामिन जो खट्टे फलों में पाया जाता है तथा चर्म को स्वस्थ रखने के लिए जरूरी होता है विटामिन सी। विटामिन सी सबसे ज़्यादा किससे मिलता है? तो आंवला से मिलता है। विटामिन सी का सर्वोत्तम स्रोत क्या है? तो आंवला है।
आगे देखिए कि किस विटामिन की कमी के कारण मसूड़े में रक्त आता है। तो मसूड़े में रक्त जो आता है विटामिन सी की कमी के कारण आता है। आगे कि विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है, तो वह है अस्कॉर्बिक अम्ल है। आगे कि किस सब्जी यानी किस सब्जी से प्राप्त न होने वाला विटामिन है, तो विटामिन डी। विटामिन डी हमें कहाँ से प्राप्त होता है, तो सूर्य से प्राप्त होता है। किससे होता है, सूर्य से प्राप्त होता है। आगे देखिए प्रातःकालीन धूप में मानव शरीर का कौन सा विटामिन उत्पन्न होता है, तो विटामिन डी होता है। और तत्काल विटामिन कौन सा बनता है, यह डी ही बनता है। आगे कि मछलियों के यकृत के तेल में, यकृत मतलब लीवर के तेल में किसकी प्रचुर मात्रा होती है, तो विटामिन डी की मात्रा अधिक होती है। आगे कि विटामिन डी के सर्जन में क्या हो पाया जाता है, तो वह पाया जाता है कैल्सीफेरॉल पाया जाता है। आगे विटामिन ई विशेषतः किसके लिए महत्वपूर्ण है, तो लिंग ग्रंथियों की समान क्रिया से है। आगे देखिए कि क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में है कि रक्त का थक्का बनाने में किस विटामिन की आवश्यकता पड़ती है, तो विटामिन के की आवश्यकता पड़ती है। विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है, तो टोकोफेरॉल है। टोकोफेरॉल विटामिन ई को कहा जाता है। आगे देखिए रक्त स्कंदन में कौन सा विटामिन क्रियाशील होता है, तो विटामिन के। रक्त स्कंदन का मतलब होता है जमाना, रक्त को जमाने में मदद कौन करता है, विटामिन के। मानव शरीर में रक्त का थक्का किस विटामिन से बनता है, तो विटामिन के। मनुष्य के नेत्र के स्वास्थ्य संचलन के लिए किस विटामिन की आवश्यकता होती है, तो विटामिन ए। जिसे विटामिन ए की कमी रहेगा रतौंधी हो जाता है। आगे देखिए सूर्य के विकिरण यानी किरणों से कौन सा विटामिन प्राप्त होता है, तो विटामिन डी। और रतौंधी के लिए विटामिन ए। आगे देखिए निम्नलिखित में से किसका निर्माण हमारे शरीर में नहीं होता है, तो हमारे शरीर में निर्माण नहीं होता हुआ होता है डी विटामिन ए का। किससे मिलता है, तो पपीता, गाजर। आगे देखिए कि जिस विटामिन कोबाल्ट होता है, तो कोबाल्ट किसको कहा जाता है, विटामिन B12 को कहा जाता है। आगे देखिए निम्नलिखित विटामिनों में से कौन सी किसी स्वप्न को पर्याप्त अवधि तक याद रखने में सहायता करता है, तो विटामिन कौन करता है, विटामिन B6 करता है। आगे है कि रक्त का थक्का बनाने के लिए विटामिन के, रतौंधी के लिए विटामिन ए। उसके बाद देखिए कौन सा विटामिन पानी में घुलनशील है, तो पानी में जो घुलनशील विटामिन है हुआ है BC। कौन सा है, B और C है, और बाकी सब वसा में घुलनशील है। आगे देखिए कि विटामिन ए की कमी से होता है नाइट ब्लाइंडनेस, जिसे रतौंधी भी कर सकते हैं। आगे कि छिली हुई सब्जी को धोने से कौन सा विटामिन नष्ट हो जाता है, तो विटामिन C। छिली हुई सब्जी को या सब्जी को ज़्यादा पकाने से भी विटामिन C खत्म हो जाता है। आगे कि गोल्डन धान में सर्वाधिक मात्रा में कौन सा होता है, तो सिर्फ गोल्डन धान में ही विटामिन ए होता है। लेकिन ऐसे चावल में पूछेगा तो चावल में क्या होता है, तो कार्बोहाइड्रेट सबसे अधिक पाया जाता है। अगला चैप्टर देखिए जीव विज्ञान की शाखाएं एवं उपशाखाएं। जैसे देखिए पहला है कि जीव विज्ञान यानी बायोलॉजी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था, तो वह किया था लाइमार्क तथा ट्रेवियन ने। आगे कि जीव विज्ञान के जनक किसे माना जाता है, तो अरस्तु को माना जाता है। जीव विज्ञान के जनक कहलाते हैं तो अरस्तु कहलाते हैं। वनस्पति विज्ञान के जनक कौन कहलाते हैं, थियोफ्रैक्टस कहलाते हैं। और चिकित्सा शास्त्र का जनक किसे कहा जाता है, हिपोक्रेटस को कहा जाता है। एंटीबायोटिक अधिकांशतः प्राप्त होता है तो जीवाणुओं से होता है। किससे होता है, जीवाणुओं से होता है। आगे कि यदि एक जीवाणु कोशिका में प्रति 20 मिनट में विविधता होती है तो 2 घंटों में कितनी जीवाणु बनेंगे, तो 64 बनेंगे। आगे देखिए कि नाइट्रोजन यौगीकरण में कौन सी सफल यानी फसल सहायक है, तो फली है। नाइट्रोजन यौगीकरण में कौन सी फसल सहायक है, तो वह फली है। आगे देखिए नाइट्रोजन स्थिरीकरण में हीमोग्लोबिन का क्या कारण होता है, तो वह होता है ऑक्सीजन का अवशोषण करना। आगे देखिए कौन सा रोग बैक्टीरिया से होता है, तो बैक्टीरिया जो होता है तपेदिक को ही टीबी कहते हैं। टीबी किससे होता है, तो वह बैक्टीरिया से होता है। आगे कि वह विज्ञान जिसका संबंध जीवधारियों के अध्ययन से होता है क्या कहलाता है, तो जीव विज्ञान कहलाता है। वह विज्ञान जिसका संबंध जीवधारियों के अध्ययन से होता है वह जीव विज्ञान कहलाता है। फाइकोलॉजी किसका अध्ययन करता है, तो फाइकोलॉजी में शैवालों का अध्ययन किया जाता है। जबकि माइकोलॉजी लिखा है माइकोलॉजी। आगे देखिए कि पर्यावरण का अध्ययन जीव विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है, तो पर्यावरण का अध्ययन जो किया जाता है पारिस्थितिक विज्ञान के अंतर्गत किया जाता है। आगे देखिए तपेदिक यानी टीबी उत्पन्न करने वाला जीवाणु कौन सा होता है, तो माइकोबैक्टीरियम होता है। आगे है कि इकोबायोलॉजी का अध्ययन किसका अध्ययन करता है, तो बाह्य ग्रहों तथा अंतरिक्ष में जीवन का अध्ययन करता है। पुष्पों का अध्ययन क्या कहलाता है, एंथोमोलॉजी कहलाता है। कीटों का अध्ययन को क्या कहा जाता है, तो वह कहा जाता है एंटोमोलॉजी। और सर्पोटोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है, तो सर्पों का। और डेमेटोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है, त्वचा तथा उसके रंगों का। ऑस्टियोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है, अस्थियों का। चैप्टर 7 देखिए, चैप्टर 7 में है कि अन्य तत्व जैसे कि है प्रतिशत खाद परीक्षण में मदद करता है, तो जैव रासायनिक अभिक्रिया की दर को कम करता है। आगे की जैव निम्नलिखित अपशिष्ट को किसकी सहायता से उपयोगी पदार्थ में रूपांतरित किया जाता है, तो वह जीवाणु को। आगे की किसके द्वारा दूध खट्टा होता है, बैक्टीरिया के द्वारा। उसमें से कौन सा बैक्टीरिया रहता है, तो लैक्टोबैक्सिलस। आगे की दूध के दही के रूप में जमने का कारण है लैक्टोबैक्सिलस। आगे की HIV होने वाला रोग कौन है, तो एड्स है। HIV से कौन सा रोग होता है, तो एड्स होता है। एड्स वायरस क्या होता है, एड्स वायरस जो होता है एक सूची RNA होता है। आगे कि एड्स का कारण क्या होता है, तो वायरस। एड्स का कारण क्या होता है, तो वायरस होता है। HIV का फुल फॉर्म क्या होता है, तो HIV का फुल फॉर्म होता है डिसेंसी वायरस होता है। आगे कि एड्स फैलता है शारीरिक संपर्क से फैलता है। विषाणु में क्या होता है, तो विषाणु में न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन होता है। सार्स क्या है, तो सार्स एक विषाणु जनित रोग है। आगे है कि खसरा किस संक्रमण के कारण होता है, तो वह विषाणु से होता है। खसरा जो होता है विषाणु से होता है। कौन सा रोग विषाणु के कारण होता है, तो चेचक को ही बड़ी माता कहते हैं।
आगे देखिए कि जंतुओं में होने वाले फुट एंड माउथ रोग किसके कारण होता है, तो वह भी विषाणु के कारण होता है। आलू में मैजक रोग किसके कारण होता है, तो वह भी विषाणु के कारण होता है। मशरूम क्या है, तो मशरूम एक कवक है। मशरूम में कितना % प्रोटीन पाया जाता है, तो यह 36% पाया जाता है, याद रखिएगा। प्रथम व्युत्पत्ति प्रतिजैविक कौन था, तो वह था पेनिसिलियम। आगे है कि एथलीट फुट नामक बीमारी किसे उत्पन्न होता है, तो कवक से होता है। कौन सा एक कवक एवं उच्च पादप की जड़ों के बीच उपयोगी कार्यात्मक संबंध को दर्शाता है, तो वह दर्शाता है माइकोराइजा दर्शाता है। आगे देखिए लाइकेन जिन दो वर्गों के पौधों से मिलकर बनता है वे कहलाता है कवक और शैवाल कहलाता है। लाइकेन किससे बनता है, कवक और शैवाल से बनता है। आगे की लिटमस अम्ल क्षार सूचक प्राप्त करता है, तो लाइकेन से। आगे है कि साबूदाना किससे प्राप्त होता है, तो साइकस से होता है। दमा एवं खांसी के रोगों में दमा और खांसी के रोगों में काम आने वाले औषधि इफेंड्रिया किसे प्राप्त किया जाता है, तो फिरेडास प्राप्त किया जाता है। आगे के कौन एक जीवित जीवाश्म कहलाता है, तो वह कहलाता है जिकंगो। आगे की विषाणु वृद्धि करता है, तो विषाणु कहाँ वृद्धि करता है, तो जीवित कोशिका में करता है। आगे की पौधे का कौन सा भाग फूल बनने का उद्भिन्न ग्रहण करता है, तो वह करता है पर्ण। आगे देखिए कि कुरिंजी पुष्प के 12 वर्ष के एक बार खिलने का कारण क्या होता है, तो वह होता है फ्लोरेंस श्राव का कारण होता है। संसार का सबसे छोटा पुष्प कौन सा होता है, बुल्फिया होता है। फूलगोभी में पौधे का उपयोग भाग कौन सा होता है, तो ताजा पुष्प समूह होता है। आगे है कि विश्व का सबसे बड़ा पुष्प कौन सा होता है, तो वह होता है रेफिलेसिया होता है। जीवन चक्र की दृष्टि से पौधे का सबसे महत्वपूर्ण अंग कौन सा होता है, तो पुष्प होता है। आगे की प्याज में खाद्य योग्य भाग कौन सा होता है, तो तना होता है। आलू है, आलू क्या है, रूपांतरित तना है। आगे की तारपीन का तेल प्राप्त किया जाता है, तो चीड़ के पेड़ से। आगे सामान्य प्रयोग में आने वाला मसाला लौंग कहाँ से प्राप्त किया जाता है, तो फूल की कली से किया जाता है। सामान्य प्रयोग में आने वाला मसाला लौंग कहाँ से प्राप्त किया जाता है, फूल की कली से प्राप्त किया जाता है। आगे की हशीश पौधे से प्राप्त की जाती है। हशीश जो है पौधे से प्राप्त की जाती है, यह बताइए कि वह पौधे के किस भाग से प्राप्त की जाती है। तने तथा नर पुष्प से के निस्वार्थ से प्राप्त किया जाता है। आगे की प्रकाश संश्लेषण होता है। प्रकाश संश्लेषण केवल दिन में होता है। आगे की प्रकाश संश्लेषण के लिए कौन सी गैस आवश्यक होती है, तो CO2 होता है। आगे की पौधे व पेड़ का खाना तैयार करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, तो फोटोसिंथेसिस कहलाता है। आगे की सिनकोना की छाल से प्राप्त औषधि को मलेरिया उपचार के लिए प्रयुक्त किया जाता है। जिस कृत्रिम औषधि के इस प्राकृतिक उत्पाद को प्रतिस्थापित किया गया वह है क्लोरोक्विन के नाम से जाना जाता है। आगे की किस पेड़ की छाल मसाले के रूप में प्रयोग किया जाता है, तो दालचीनी पेड़ के छाल से प्राप्त किया जाता है। आगे है कि चंदन के पेड़ को क्या माना जाता है, तो आंशिक मूल परजीवी माना जाता है। आगे की नर पुष्प और स्त्री पुष्प दोनों को जन्म देने वाले पादप कहलाते हैं, तो उभयलिंगीय श्रेयी कहलाते हैं। आगे की पत्ती के लाल नारंगी और पीला रंग किसके कारण होता है, तो वह होता है कैरोटीनाइड के कारण। आगे की गेहूं, जौ, नींबू, राई, नारंगी और बाजरा संबंधित है, तो 3 पादप परिवारों से है। आगे की बांस को किसमें वर्गीकृत किया गया, तो बांस एक घास है। आगे की धनिया में उपयोगी अंश होता है, तो पत्ते और सूखे फल जो होते हैं धनिया में उपयोगी होता है। और बांस जो होता है सबसे अधिक बढ़ने वाला, एक दिन में लगभग 1 फीट बढ़ जाता है। कितना बढ़ जाता है, 1 फीट बढ़ जाता है। आगे की जैव ईंधन किसके बीज से प्राप्त होता है, तो वह होता है जेट्रोफा से होता है। किस पादप को शाक्य भारतीय डॉक्टर कहा जाता है, तो शाक्य भारतीय डॉक्टर के नाम से जाना जाता है आंवला को। आगे देखिए कि बाह्य महाधमनी चाप इनमें दिखाई देता है, तो स्तनपायी में दिखाई देता है। आगे की लिटमस प्राप्त होता है, तो लिटमस जो प्राप्त होता है लाइकेन से प्राप्त होता है। आगे की किस फसल में एजोला एनाबीना जैव उर्वरक का प्रयोग किया जाता है, तो वह किया जाता है चावल में। आगे देखिए कि चिलगोजा किस एक प्रजाति के बीज से प्राप्त किया जाता है, तो पाइन के प्रजाति से प्राप्त किया जाता है। अगला की फलीदार पादपों की जड़ों में उपस्थित कंठों में पाए जाने वाला नेत्रजन स्थिरीकरण जीवाणु है, तो वह है सहजीवी होता है। आगे की जड़ें धनात्मक भूमि पुनरावर्तन होती है, अधिकांश होता है। आगे की पेड़ की पत्तियों में पाए जाने वाला हरा पदार्थ क्या कहलाता है, क्लोरोफिल कहलाता है। आगे की प्रकाश संश्लेषण की क्रिया उत्पन्न होती है CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड, पानी तथा क्लोरोफिल से। आगे देखिए कि प्रयोगशाला में सर्वप्रथम डीएनए का संश्लेषण किया था खुराना ने, हरगोबिंद खुराना ने किया था। प्रयोगशाला में डीएनए का संश्लेषण किसने किया था, तो हरगोबिंद खुराना ने किया था। आगे की जीन शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था, तो जोहानसन ने किया था। आगे देखिए किसके द्वारा अनुवांशिकता के विज्ञान को अनुवांशिक कहा जाता है, तो वह वाटसन को कहा जाता है। आगे की अनुवांशिक उत्परिवर्तन होता है, तो क्रोमोसोम में होता है। अनुवांशिक उत्परिवर्तन जो होता है कहाँ होता है, क्रोमोसोम में होता है। डीएनए के द्विहेक्सल प्रारूप को पहली बार किसने प्रतिपादित किया था, तो वाटसन एवं क्रिक ने किया था। कोशिका की आत्महत्या की थैली किसे कहा जाता है, लाइसोसोम को कहा जाता है। लाइसोसोम में पाए जाने वाला वह एंजाइम जिसमें जीव द्रव को घुला देने या नष्ट कर देने की क्षमता होती है कहलाता है हाइड्रोलाइटिक एंजाइम कहलाता है। आगे देखिए कि 80% से अधिक सेल यानी कोशिका में पाए जाने वाला पदार्थ क्या होता है, तो जल होता है। यानी कोशिका में 80% से अधिक किस पदार्थ पाया जाता है, तो वह जल पाया जाता है। आगे किसकी उपस्थिति के कारण किसी पादप कोशिका और पशु कोशिका में अंदर पाया जाता है, तो कोशिका भित्ति पाया जाता है। आगे है कि गोल्जी कॉय का प्रमुख कार्य क्या होता है, तो स्रावित होता है। आगे है कि एक काष्ठीय पौधे की आंतरिक छाल का मुख्य कार्य क्या होता है, तो पत्तियों से पौधे के अन्य भागों को खाद्य परिवहन करना होता है।
आगे की संवहनी पौधे में पानी ऊपर किससे जाता है? तो जाइलम के द्वारा। पानी जो जाता है जाइलम के द्वारा, जबकि खाद्य पदार्थ जाता है फ्लोएम के द्वारा। याद रखिएगा। अगला है कि किस भारतीय वैज्ञानिक ने पादपों में जल की लंबी दूरी के अभिगमन का सिद्धांत प्रस्तुत किया था? तो जेसी बोस ने। अगला है संसार का सबसे बड़ा परितंत्र कौन सा है? तो संसार का सबसे बड़ा परितंत्र जो है सागर होता है। अगला कि मृदा अपवर्तन रोका जा सकता है? तो वृक्ष लगाकर या वन रोपण द्वारा। आगे है कि जब हम बकरी का मांस खाते हैं तो हम कौन सा उपभोक्ता होते हैं? तो हम द्वितीय उपभोक्ता कहलाते हैं। आगे की हाइड्रोफाइटा होता है एक जलीय पौधा होता है। हाइड्रोफाइटा क्या होता है? तो एक जलीय पौधा होता है। आगे है कि मरुद्भूमि पौधा जो होता है वह करील होता है। पर्यावरण के अजैव अवयवों का उदाहरण क्या है? तो वायु है। पर्यावरण के अजैव अवयव का उदाहरण क्या कहलाता है? तो वायु कहलाता है। हाइड्रोपोनिक्स संबंधित है मिट्टी के बिना पौधे के वृद्धि से। आगे की सौर ऊर्जा का सबसे बड़ा यौगिकरण कौन होता है? तो हरे पौधे होता है। सौर ऊर्जा का सबसे बड़ा यौगिकरण कौन होता है? तो हरे पौधा होता है। आगे की पारिस्थितिक संतुलन बनाए रखने के लिए भारत में वन क्षेत्र कितने अनुपात होना चाहिए? तो वह 33.3% होना चाहिए, यानी एक तिहाई होना चाहिए। आगे की भारत में मैंग्रोव वन की खेती के लिए कौन सा क्षेत्र प्रसिद्ध है? तो दक्षिण 24 परगना का संयोजित खाली जंगल का। अगला की एपीफाइटर बहुत अधिक विकसित होती है ऐसे पौधे को जो अन्य पौधे पर निर्भर करता है यांत्रिक मदद हेतु। आगे की पादप जल का एक सुविधा है जिससे नियंत्रित दशाओं में पादपों का उगन संभव हो पाता है। आगे देखिए कि अधिकांश मरुस्थलीय पादप रात्रि के समय ही पुष्प होते हैं क्योंकि मरुस्थलीय कीट रात्रि के समय सक्रिय हो जाते हैं। आगे रेगिस्तान में पैदा होने वाले पौधे कहलाते हैं जीरोफाइटा। आगे है कि परिस्थितिकी के निके की संकल्पना को प्रतिपादित किया था? तो वह किया था ग्रिस्नेल ने। आगे की सबसे अस्थायी पारिस्थितिक तंत्र कौन सा है? तो समुद्र है। आगे मनुष्य किसके द्वारा जीव मंडल में पारिस्थितिक संतुलन बनाए रख सकता है? तो संबंधित पौधे की नई किस्में और पालतू पशु की नई नस्लें विकसित करना। आगे है कि सामाजिक बिनिकी यानी सहकारी स्वामित्व वाली भूमि पर उपयोगी पौधे का उगना और उनकी व्यवस्था करना होता है। आगे की राष्ट्रीय वनस्पतिक उद्यान कहाँ पर स्थित है? तो वह लखनऊ में है। भारत में वन अनुसंधान संस्था कहाँ है? तो देहरादून में है। आगे की पृथ्वी का विशालतम पारिस्थितिक तंत्र कौन होता है? जलमंडल होता है। आगे देखिए कि एक कृत्रिम पारिस्थितिक तंत्र निरूपित करता है? तो वह जलीय जीवलाशा द्वारा प्रतीत करता है। आगे की रेड डाटा बुक उन जातियों के बारे में जानकारी देता है जो कि संकटग्रस्त होता है। आगे की भारत में पारिस्थितिक असंतुलन कौन एक प्रमुख कारण है? वह है वनोन्मूलन का है। आगे की ताल पारिस्थितिक तंत्र की स्थिरता निर्भर करती है? तो वह करता है उत्पादकों और उपभोक्ताओं पर करता है। आगे की प्राकृतिक के संतुलन को तय करने वाला मुख्य कारण क्या होता है? तो मानव गतिविधियाँ होता है। आगे देखिए वैश्विक विरासत का वन कहा जाता है? तो पश्चिम बंगाल में सुंदरबन को वैश्विक विरासत वन के नाम से जाना जाता है, पश्चिम बंगाल में जो सुंदरबन है। आगे है कि वह वर्णक जो वनस्पति को पराबैंगनी किरणों के दुष्प्रभाव से बचाता है कौन सा है? तो वह है फाइकोसाइनिन। आगे की सर्वाधिक जैव विविधता कहाँ पाई जाती है? तो सर्वाधिक जैव विविधता जो पाई जाती है उसमें कटिबंधीय वर्षा वनों में पाया जाता है। आगे की पारिस्थितिक तंत्र में तत्वों के चक्रण को क्या कहते हैं? तो जैव भूरा रासायनिक चक्र कहा जाता है। आगे की चिपको आंदोलन मूल रूप से किसके विरुद्ध था? तो वन कटाई से। आगे की इको मार्क उन भारतीय उत्पादों को दिया जाता है जो कि पर्यावरण के प्रति मैत्रीपूर्ण हो जाता है। आगे की ओजोन कितनी सांद्रता यानी संकेंद्र पर गंभीर फुसफुसीय रोग उत्पन्न करके मानव स्वास्थ्य को प्रभावित करता है? तो 9 ppm से अधिक होने पर। आगे की विश्व का सबसे अधिक तेजी से बढ़ने वाला जल पादप कौन सा है? तो जल शाही संथी है। अगला है कि यदि विश्व के सभी पादप मर जाते हैं तो सभी पशु भी इसकी कमी से मर जाएंगे। किसकी कमी से मर जाएंगे? तो ऑक्सीजन की कमी से। आगे देखिए कि जब पादप विविधता को प्राकृतिक आवास में संरक्षित किया जाता है तो इस संरक्षण को क्या कहते हैं? तो वह कहते हैं स्वस्थाने। आगे है कि अत्यधिक वनोन्मूलन का सबसे अधिक खतरनाक प्रभाव क्या होता है? तो मृदा अपवर्तन होता है। क्या होता है? मृदा अपवर्तन होता है। आगे देखिए कि चारण आहार श्रृंखला के आधार तल में जीव होता है तो वह उत्पाद होता है। आगे देखिए कि पर्यावरणीय ओजोन के साथ मूलतः संबंधित संगठन है तो वह है नेरी। आगे की मैंग्रोव वन पर वैश्विक तापमान का प्रभाव क्या पड़ता है? तो मैंग्रोव वन के विशाल क्षेत्रों का जलमग्न को हो जाएंगे। आगे की दो भिन्न समुदाय के बीच का संक्रमित क्षेत्र क्या कहलाता है? तो वह कहलाता है इकोटोन कहलाता है। आगे की एक मनुष्य के जीवन को पूर्ण रूप से धारणीय करने के लिए आवश्यक न्यूनतम भूमि को क्या कहा जाता है? तो वह कहा जाता है पारिस्थितिक पदछाप कहा जाता है। आगे की डीएनए का डबल हेक्सिल मॉडल किसने दिया था? तो वाटसन एवं क्रिक ने दिया था। आगे देखिए कि माता पिता के गुण उनकी संतानों में किसके द्वारा स्थानित होता है? तो गुणसूत्र के द्वारा होता है। आगे है कि पुरुष में पुरुषत्व के लिए कौन सा गुणसूत्र संयोजित होता है? तो वह होता है XY। पिता में क्या रहता है? तो XY रहता है। आगे है कि एक सामान्य मानव शरीर कोशिकाओं में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? वह 46 होती है। जोड़ा पूछेगा तो 23 जोड़ा हो जाएगा। आगे है कि मनुष्य में नर का गुणसूत्र
सम्मिलित होता है तो यह XY होता है। आगे की बच्चों के लिंग निर्धारण के लिए उत्तरदायी क्रोमोसोम होता है तो पिता के क्रोमोसोम से होता है। आगे की मनुष्य में कौन सा क्रोमोसोम के मिलने से बालक का जन्म होता है तो पुरुष का Y और स्त्री का X से मिलने से लड़का का जन्म होता है। जबकि पुरुष का X और महिला का भी X रहेगा तो वह लड़की का जन्म होगा। आगे की एक वर्णहत्ता पुरुष व समान महिला के संतानों में पुत्रों की वर्णहत्ता होने की संभावना कितना होता है तो 0% होता है। आगे की शिशु का पितृत्व स्थापित करने के लिए किस तकनीक का प्रयोग किया जाता है DNA फिंगरप्रिंट का किया जाता है। आगे की जीन शब्द किसने बनाया था तो जीन शब्द जो बनाया था मेंडल ने बनाया था। आगे की वर्णहत्ता वाले व्यक्ति को लाल रंग दिखाई देता है, जिसको वर्णहत्ता रहता है ग्रसित रहता है तो उसको लाल रंग दिखाई देता है, हरा रंग दिखाई देता है, लाल रंग यानी उल्टा होता है। आगे की एक वर्णहत्ता पुरुष एक समान महिला से विवाहित करता है तो वर्णहत्ता के लिए लक्षण उत्पन्न हो सकेंगे पुत्रियों के पुत्र में। आगे है कि गुणसूत्र में होता है DNA और प्रोटीन होता है। आगे है DNA अंगुली छाप का प्रयोग किसकी पहचान के लिए किया जाता है तो बलात्कारी, माता पिता और चोर का पता लगाया जाता है। आगे की जेनेटिक किसका अध्ययन करता है तो आनुवांशिक और विचरण का अध्ययन करता है। आगे देखिए संसार में किस जीव की संख्या सर्वाधिक है तो मछली की संख्या सबसे अधिक मानी जाती है। आगे की सबसे विषैली मछली कौन सा होता है तो पाषाण मछली सबसे विषैली मछली मानी जाती है। आगे की मच्छरों के नियंत्रण हेतु प्रयोग होने वाली कीटभक्षी मछली है तो वह है गेम्बूसिया। आगे की जल से बाहर निकाले जाने पर मछलियाँ मर जाती हैं क्योंकि वह श्वसन नहीं कर पाती है। आगे की शार्क मछली में कितनी हड्डी होती है तो शार्क मछली में 0 हड्डी होती है। आगे है कि एम्फीबिया बनता है जल एवं स्थल दोनों पर ही रह सकने वाले पशुओं को। आगे देखिए घोंसला बनाने वाला एकमात्र सांप कौन है तो किंग कोबरा है। घोंसला बनाने वाला एकमात्र सांप कौन सा है तो किंग कोबरा है। अगला कि पहला क्लोन पशु डौली कौन सा पशु था तो वह भेड़ का नाम था। अगला है कि कुछ रेगिस्तानी छिपकली अपने मल को शुष्क आकार में निष्क्रिय करती है, इससे किस प्रकार की मदद मिलती है तो जीवों का पर्यावरण के अनुसार अनुकूलन का। डायनासोर थे तो डायनासोर कब थे तो मेसोजोइक सरीसृप थे। अगला है कि किसकी उपस्थिति के कारण गिरगिट रंग बदलता है तो वर्णी लवक के कारण बदलता है। आगे है कि पृथ्वी पर विशालतम जीवित पक्षी कौन सा होता है वह है शुतुरमुर्ग है। अगला है आगे देखिए कि डुगनो नामक समुद्री जीव जो कि विलोपन की कगार पर है क्या है यह स्तनधारी था। अगला है कि न्यूजीलैंड में पाए जाने वाला उड़नहीन पक्षी यानी उड़ ना सकने वाला पक्षी कौन है तो कीवी है, वहाँ का राष्ट्रीय पक्षी भी कीवी है। आगे देखिए कि आर्कियोप्टेरिक्स जो कि है जेरेसिक युग का सर्वपुरातन पक्षी माना जाता है। आगे देखिए ऑब्जेक्टिव दिया हुआ है कि नवजात शिशु को ट्रिपल एंटीजन वैक्सीन निम्नलिखित में से किन रोगों को प्रतिरक्षण करने के लिए दिया जाता है तो वह दिया जाता है कुकुर खांसी, टिटनेस और डिप्थीरिया के लिए। कुकुर खांसी, टिटनेस और डिप्थीरिया रोकथाम के लिए ट्रिपल एंटीजन वैक्सीन लगाया जाता है। आगे देखिए निम्नलिखित में से कौन रोग जीवाणुओं से उत्पन्न होता है तो जीवाणुओं से उत्पन्न जो होता है तपेदिक, जिसे टीबी कहते हैं। टीबी जो होता है जीवाणु से उत्पन्न होता है, जबकि इन्फ्लुएंजा, मलेरिया, पोलियो ये सब क्या है वायरस है विषाणु से फैलने वाला रोग है। आगे देखिए निद्रा रोग नामक बीमारी जो होता है वह होता है ट्रिप्सोमा नामक एक कोशिकीय जीव से फैलता है। आगे देखिए कि निम्नलिखित में से कौन सा आनुवांशिक रोग लिंग संलग्न है तो लिंग संलग्न जो है वह है रॉयल हीमोफीलिया है। रॉयल हीमोफीलिया जो है एक दूसरे से वंशानुगत चला जाता है। आगे है कि निम्न में से कौन सी व्याधि अनुवांशिक है तो व्याधि अनुवांशिक है वह है हीमोफीलिया है। आगे देखिए कि किस तत्व की कमी से घेंघा रोग हो जाता है तो घेंघा रोग बताए थे आयोडीन की कमी से हो जाता है। आगे देखिए हृदय की धड़कन नियंत्रित करने के लिए निम्न में से कौन सा खनिज आवश्यक है तो हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने के लिए कौन सा खनिज आवश्यक है तो वह है पोटेशियम। और सोडियम क्या करता है तो सोडियम हमारे रक्त को थक्का जमाने में मदद करता है। और लोहा हमें किससे प्राप्त होता है सबसे ज़्यादा तो वह हरी पत्तेदार सब्जियां से होता है। आगे देखिए कि ब्लू बेबी नामक प्रदूषक कारित बीमारी पीने वाले जल में निम्न में से किसके अधिक विद्यापन होने के कारण होता है तो वह होता है नाइट्रेट अधिक होने के कारण होता है। आगे है कि निम्नलिखित में से कौन सा पोटेशियम अल्पकता से समृद्धि होता है तो वह होता है निम्न रक्तचाप जो होता है पोटेशियम अल्पता यानी पोटेशियम कम मिलने से होता है। आगे देखिए पेंगुइन चिड़िया जो होता है कहाँ पाई जाती है तो पेंगुइन चिड़िया जो पाई जाती है वह पाया जाता है ठंडे प्रदेशों में जैसे अंटार्कटिका में पाया जाता है। आगे की सबसे बड़ा उड़ने में असमर्थ के मतलब नहीं उड़ने उड़नहीन पक्षी जो सबसे तेज गति से दौड़ सकता है वह कौन कहलाता है वह ऑस्ट्रिच कहलाता है जिसे शुतुरमुर्ग कहते हैं। आगे की पावो क्रिस्टेंसन इसका वैज्ञानिक नाम है तो मोर का। आगे की वह एकमात्र पक्षी जो पीछे की ओर उड़ता है तो गुंजन पक्षी जो है पीछे की ओर भी उड़ सकता है। आगे की व्हेल के हृदय जो होता है कितने चेंबर का होता है तो मछली का जो होता है वह 3 चेंबर होता है, लेकिन व्हेल जो होता है उसका अपवाह में 4 चेंबर होता है। जैसे देखिए कि सरीसृप में कितने चेंबर होता है तो दो चेंबर होता है, लेकिन अपवाह में एक मगरमच्छ है जिसका 4 चेंबर होता है, याद रखिएगा। आगे देखिए कि वह स्तनधारी जो खतरे के संकेत के समय गेंद के समान हो जाता है तो कंटक चूहा जो है खतरा जब उसके सामने दिखाई देता है तो वह गेंद के समान गोल हो जाता है। आगे देखिए कि स्तनपाई के
उत्सर्जनीय उत्पाद मूत्र में अधिकता में पाया जाता है तो क्या पाया जाता है? यूरिक अम्ल पाया जाता है। क्या पाया जाता है? यूरिक अम्ल पाया जाता है। आगे देखिए कि हरित ग्रंथियां संबंधित है उत्सर्जन से। हरित ग्रंथियां किससे संबंधित है? उत्सर्जन से। आगे देखिए कि कुटक किस में नहीं पाया जाता है? तो बत्तख में कुटक नहीं पाया जाता है। कुटक किस में नहीं पाया जाता है? तो बत्तख में कुटक नहीं पाया जाता है। डायनासोरस थे, क्या थे? तो सरीसृप जो कि विलुप्त हो चुका है। डायनासोर जो था वह सरीसृप जाति में आता था जो कि विलुप्त हो चुका है। आगे देखिए कि आर्कियोप्टेरिक्स किन वर्गों के प्राणियों के बीच की योजक कड़ी है? तो वह है सरीसृप व पक्षी वर्ग के। आगे देखिए कि किस समूह के जीवों का डूबने से हुई मृत्यु का पता लगाने का महत्व है? तो डाइटम जो है, कोई भी जीव डूबता है तो उसका पता लगाया जाता है डाइटम के द्वारा ही पता लगाया जाता है। आगे देखिए कि रक्त में प्रतिस्कंदन पदार्थ कौन सा होता है? तो वह हेपरिन होता है। रक्त में प्रतिस्कंदन पदार्थ कौन सा होता है? हेपरिन होता है। आगे देखिए मैमथ थे, पूर्वज थे, तो किसका? हाथी के पूर्वज कौन थे? तो मैमथ थे। आगे देखिए फिरोमोन्स पाए जाते हैं तो कीटों में पाया जाता है। भारत में सबसे बड़ी मछली कौन सा है? तो व्हेल और शार्क है। व्हेल शार्क जो है भारत में सबसे बड़ी मछली मानी जाती है। आगे देखिए कि प्राइमेटो का आधुनिक मानव का निकटतम संबंधित कौन है? तो वह है गोरिल्ला है। अब पांडा भी उसी कुल का है जिसका भालू है। भालू और पांडा एक ही कुल से आता है। आगे देखिए अधिकांश कीट जो है श्वसन कैसे करता है? तो अधिकांश कीट जो है वह श्वसन बतख तंत्र से करता है। आगे कि किस सर्प का भोज मुख्य रूप से अन्य सर्प है? तो वह नागराज या किंग कोबरा जो है अन्य सांपों को खाता है। आगे कि तालाबों और कुओं में किसको छोड़ने से मच्छर को नियंत्रित करना में मदद मिलती है? तो वह होता है गेम्बुसिया जीव को छोड़ने से मच्छर या भाग जाता है या खा जाता है इसे। आगे की मधुमक्खी में पुंधूप होता है तो वह होता है जननक्षम नर होता है। कपोत दूध उत्पन्न करता है। कपोत जो दूध उत्पन्न करता है वह कौन है? तो वह पक्षी वर्ग में आता है। आगे है कि कौन सा भाग हाथी के गंज दंत के रूप में बदलता है? तो दूसरा कृंतक जो है हाथी के दंत गंज के रूप में बदल जाता है। आगे देखिए डार्विन फिजिक का प्रयोग किस समूह के लिए किया जाता है? तो पक्षी वर्ग के लिए किया जाता है। आगे है कि विलोपन की कगार पर सर्वाधिक संकट पातम एशिया का सिर्फ पर भक्षी कौन है? तो ढोल है। ढोल जो है वह संकटग्रस्त पक्षी आता है जो कि एशिया में। आगे की विभिन्न जातियों के एक्स सिटू संरक्षण के लिए निम्न में से कौन सा उद्भिद है? तो वह है जर्म प्लाज्मा बैंक है। आगे देखिए चिकित्सा संबंधित आविष्कार जैसे इंसुलिन के आविष्कार किसने किया था? तो बेंटिंग ने किया था। इंसुलिन का आविष्कार किसने किया था? तो बेंटिंग ने किया था। आगे देखिए कि हैजा का टीका किसने किया था? तो रॉबर्ट कोच ने किया था। किसने किया था? रॉबर्ट कोच ने किया था। डीडीटी डॉक्टर पॉल मुलर ने किया था। डीडीटी का खोज किसने किया था? तो वह किया था पॉल मुलर ने किया था। आगे देखिए आरएनए का आरएनए का खोज या आविष्कार किसने किया था? आर्थर बर्ग और जेम्स वाटसन ने किया था। आगे कि डीएनए के खोज किसने किया था? तो जेम्स वाटसन एवं क्रिक ने किया था। और एस्पिरिन का आविष्कार किसने किया था? तो ड्रेकर्स ने किया था। कुनाइन को किसने किया था? तो रेबी ने किया था। आगे की जेनेटिक कोड का आविष्कार किसने किया था? तो हरगोबिंद खुराना ने किया था। बैक्टीरिया का खोज किसने किया था? तो लुबेन हॉक ने किया था। पेनिसिलिन का खोज किसने किया था? तो वह किया था फ्लेमिंग एंड जेंडर ऐसे देता है। आगे कि विटामिन का खोज किसने किया था? तो फंक ने किया था। किसने किया था? फंक ने। अब विटामिन ए और विटामिन बी का खोज किसने किया था? तो मैकुलन ने किया था। दोनों का मैकुलन ने किया था। आगे कि विटामिन सी का आविष्कार किसने किया था? तो हॉपकिंस ने किया था। आगे है कि विटामिन डी का हॉपकिंस किया था। जबकि विटामिन सी का हॉपकिंस ने किया था। आगे देखिए चेचा का टीका एडवर्ड जनरल, जबकि टीबी की चिकित्सा रॉबर्ट कोच ने किया था। स्टेथोस्कोप का आविष्कार किसने किया था? लेनके ने किया था। जबकि टाइफाइड का आविष्कार किसने किया था? रोवर्थ ने किया था। हृदय परिवर्तन का आविष्कार किसने किया था? तो क्रिस्टन नवार्ड ने किया था। जबकि क्लोरोफॉर्म का आविष्कार किसने किया था? हैरिसन ने किया था। मलेरिया के चिकित्सा का आविष्कार किसने किया था? रोलांडो रॉस ने किया था। तो आज आपको यह वीडियो कैसा लगा? इसके बाद आपको लेकर आएंगे कंप्यूटर से, जिसमें एक ही वीडियो में टोटल कंप्यूटर आपको कवर करा देंगे। तो आज हम बायोलॉजी में पढ़ें लगभग 8-9 चैप्टर जो इस बुक में दिया हुआ है वन लाइनर के पर्पस में। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में जरूर करिएगा, शेयर कीजिएगा। तो आज जीव विज्ञान में मानव शरीर की क्रिया पढ़ें, उसके बाद पढ़ें रक्त समूह के बारे में, उसके बाद पढ़ें मानव अस्थियाँ के बारे में, उसके बाद पढ़ें स्वास्थ्य एवं पोषण के बारे में, उसके बाद पढ़ें विटामिन के बारे में, उसके बाद पढ़ें जीव विज्ञान की शाखाएं एवं उपशाखाएं के बारे में, उसके बाद पढ़ें अन्य तथ्य, उसके बाद पढ़ें अन्य तथ्य के बारे में पढ़ें। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा तो आप ज़रूर शेयर कीजिएगा, लाइक तो ज़रूर कीजिएगा, जिससे हमें मोटिवेशन मिलता रहे। तो आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।